वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और अब ईमानदारी से आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को देखते हुए, उसके एग्ज़ाम को देखते हुए हम एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वही आज का हमारा टारगेट है, भूकाल श्रृंखला का भाग नंबर 5। इससे पहले हम भाग 4 कर चुके हैं, यानी कि 4 पार्ट हम इस श्रृंखला के कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, भूकाल श्रृंखला के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक पार्ट में हम 11 क्वेश्चन करते हैं, तो लगभग हमने 4 पार्ट में 44 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। और 44 क्वेश्चंस को अगर आपने पूरी श्रृंखला को देखा है तो आप खुद अंदाज़ा लगा पाए होंगे कि कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से एग्जामिनर बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करता है या फिर लैंग्वेज चेंज करके वही चीज़ आपसे किस तरीके से वो पूछता है एग्जाम में। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और यही उद्देश्य हमारा इस श्रृंखला को स्टार्ट करने का था, क्योंकि हमने इससे पहले इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 2 श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसमें हमने यही चीज़ एनालाइज की थी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पॉइंट पर रहते हैं एग्जामिनर के जब वो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं, तो हमें उन्हीं को फोकस करना है, उन्हीं पॉइंट्स को उठाना है, उन्हीं पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, फिर अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर लेना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस एग्ज़ाम हॉल में वो करके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाई CMRR इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में CMRR क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा है। इससे पहले यही क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है, जिसमें डायरेक्टली ये पूछ लिया गया कि डिफाइन कीजिए CMRR क्या होता है, कि या एक्सप्लेन कीजिए CMRR क्या होता है। यहाँ पर इसने CMRR इन ओपैम्प को उससे क्या आप समझते हैं ये पूछ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज को घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो CMRR क्या है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो है, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक ऐसी एबिलिटी है जो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये बताती है कि कितने वो कॉमन मोड सिग्नल को कितना वो क्या कर पा रहा है, रिजेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप डिफाइन करना चाहें इसको तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? CMRR is a measure of a differential amplifier ability to reject the signal common to both input while amplifying the difference between them। मतलब जो 2 इनपुट हमने इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किए हैं, उसमें जो कॉमन सिग्नल है वो कितना उसको रिजेक्ट कर पा रहा है और उसका जो डिफरेंस है दोनों सिग्नल्स का उसको एम्पलीफाई कर पा रहा है, यही कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कहलाता है। और इट्स expressed in the decibels and indicates that the device quality in eliminating the unwanted common mode signal। और ये एबिलिटी बताता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जिसमें हम उस मतलब या उस डिवाइस या हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो वो कितना एलिमिनेट कर पा रहा है अनवांटेड मोड या कॉमन सिग्नल को। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इन ऑप-एम्प, यानी कि वर्चुअल ग्राउंड का क्या कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड अगर आप बेसिकली देखें तो वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है कि वर्चुअल ग्राउंड हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं और वो एक तरीके से जैसे ग्राउंड हम कनेक्ट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, वैसा ही होता है, लेकिन ये फिजिकली हम इसको कनेक्ट नहीं करके दिखाते हैं। मतलब ये फिजिकली हमारा नहीं दिखेगा कि कनेक्ट है फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन इट बिहेव लाइक ए ग्राउंड, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रोवाइड करते हैं, है ना। ये एक तरीके से निगेटिव फोर्स प्रोवाइड कराता है बोथ इनपुट्स पर, जो कि आपकी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे? वर्चुअल ग्राउंड इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, virtual ground in an operational
एम्पलीफायर इज ए पॉइंट इन द सर्किट दैट बिहेव लाइक ए ग्राउंड, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है कहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो कि बिहेव करता है एज ए ग्राउंड, बट इट इज़ नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू इट। मतलब उसको हम फिजिकली ऐसे देखेंगे नहीं, जैसे हम सर्किट में हम दिखा देते हैं, आपने देखा होगा ना सर्किट में हम इस तरीके से ये ग्राउंड करके दिखाते हैं इस तरीके से, है ना। लेकिन ये वो सिचुएशन नहीं कि इसको आप फिजिकली रिप्रेजेंट कर सकें। इट अकर्स व्हेन द नेगेटिव फीडबैक फोर्सेज बोथ इनपुट्स टू हैव इक्वल वोल्टेज। मतलब ये तब आप मेजर कर पाते हैं या महसूस होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जब निगेटिव फीडबैक फोर्स करे दोनों इनपुट्स जो वोल्टेज आपने अप्लाई की हैं इन्वर्टिंग एज वेल एज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वो इक्वल हो, है ना। दिस कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई एनालाइज एंड डिजाइन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिंप्लीफाई और एनालाइज या डिजाइन करने के काम में यूज होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को, ठीक है। तो आई होप वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ 2 इनपुट XOR गेट एंड 2 इनपुट XNOR गेट। मतलब XNOR गेट होता है एक और एक XNOR गेट होता है, तो उनकी ट्रुथ टेबल बनानी है यहाँ पर जिसमें दोनों में आपका 2-2 इनपुट्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ट्रुथ टेबल बनाई हुई है यहाँ पर, और उनके सिंबल्स भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे XOR और इधर है XNOR। अगर आपसे डिटेल में भी इसको पूछा जाता है तो जनरली आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल की एक्सप्रेशन को ही आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो XOR गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें मिनिमम 2 इनपुट्स होते हैं, और यहाँ पर अगर दोनों इनपुट्स सेम हों, जैसे कि 0 0 हैं या फिर 1 1 हैं, तो इट प्रोवाइड द आउटपुट 0 ऑलवेज। व्हेन बोथ द इनपुट्स बिकम सेम देन we get the output of XOR gate 0. Otherwise, if any one input is differ from the other input, then we get the high output. ठीक है, ये आपका ट्रुथ टेबल यहाँ से एक्सप्लेन करती है, और ये इसका सिंबल हो जाएगा XOR गेट का। वहीं पर XNOR की बात करें तो XNOR इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि X और है और इसमें अगर मैं नॉट लगा देता हूं तो इट बिकम्स द XNOR। तो जहां पे आपको 0 मिल रहा है वहां पर आपका 1 हो जाएगा, और जहां पर आपको दोनों जगह 1 मिला है वहां पर दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो यहां से ट्रुथ टेबल इसकी क्या बताती है कि जब दोनों इनपुट सेम हो तब आपको आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज अगर दोनों इनपुट डिफर हैं एक दूसरे से तो वी गेट द आउटपुट 0। और ये आपका इस तरीके से XNOR का सिंबल हो जाएगा। यहाँ पर आप नॉट गेट का सिंबल ऐड कर देंगे, देन इट बिकम्स द XNOR गेट। क्लियर। तो ये केवल और केवल आपसे ट्रुथ टेबल यहाँ पर पूछी गई है, तो आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे और सिंबल बना देंगे, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि एनलिस्ट द मेरिट ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। एनलिस्ट द मेरिट्स ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पर पूछा गया है। तो जो मेरिट्स होती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वो यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं। तो 2 मार्क्स का है, तो आप 2 3 4 अराउंड 4 मेरिट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो वाइड कवरेज एरिया प्रोवाइड कराता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर कंसिस्टेंट सिग्नल क्वालिटी ओवर द लार्ज डिस्टेंस, मतलब लार्ज डिस्टेंस तक जब सिग्नल जा रहा है तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी बनी रहती है सिग्नल की क्वालिटी पर। और वहीं पर इनेबल द ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग, जैसे आप टीवी ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं या फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आप सुनते हैं, तो दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज। और जो रिमोट एरियाज मतलब जहाँ पर सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहाँ तक ये सिग्नल को ईजिली और आसानी से पहुंचा देता है, सर्विस प्रोवाइड करा देता है। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 या 4 कोई भी आप मेरिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे। क्लियर। राम गाथा यहाँ पर नहीं लिखनी है, पता चला सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर मेरिट को इंडिविजुअली आप
एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं, उसने एनलिस्ट करके बोला है, यानी कि आपको केवल और केवल लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड से आप क्या समझते हैं, एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन। कोई भी एक एप्लीकेशन वैरेक्टर डायोड की यहाँ पर पूछी गई है। तो जनरली वैरेक्टर डायोड क्या होता है, एक इस तरीके का डायोड होता है जिसका जो कैपेसिटेंस होता है वो वेरिएबल रहता है, यानी कि ये एक तरीके से वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रोवाइड कराता है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट्स ए वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर। ठीक, तो एक तरीके का ये इस तरीके का डायोड होता है। तो ए वैरेक्टर डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एक्ट एज ए वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज की मदद से कैपेसिटर को कंट्रोल किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कैपेसिटर ड्यू टू द वोल्टेज वेरी करता है। इस टाइप का आपका ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है वैरेक्टर डायोड। इट्स कैपेसिटेंस वेरीज विद द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, यानी कि जो आपका रिवर्स वोल्टेज आप इस पर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से इस डायोड का कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वैरेक्टर डायोड एक इस तरीके का डायोड है जो रिवर्स वाइसिंग वोल्टेज पर काम करता है। वन एप्लीकेशन और यहाँ पर पूछी है, तो जनरली अगर हम बात करें, जैसे आप रेडियो में ट्यून करने के लिए जो एक वो डमरू सा लगा होता है ना रेडियो के बाहर, आपने गांव में देखी होगी एक रेडियो जिस पे आप फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं कि ये वाला चैनल नहीं सुनना, दूसरा वाला चैनल सुनना है, तो वो एक लट्टू सा आपका बाहर होता है, उसको आप घुमाते हैं। जैसे आप अपने म्यूजिक प्लेयर में वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए घुमाते हैं, वॉल्यूम बटन है ना, तो वैसे ही एक होता है ट्यून करने वाला बटन रेडियो में। तो जब आप उसको घुमाते हैं तो वहाँ पर आपका वैरेक्टर डायोड यूज किया जाता है टू चेंज द कैपेसिटेंस वैल्यू, है ना। तो वन एक्स एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग इन द रेडियो एंड टेलीविजन सर्किट्स, पर्टिकुलरली इन द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑस्किलेटर्स। जहां पर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑस्किलेटर की हम बात कर रहे हैं, देन वहां पर वैरेक्टर डायोड का यूज होता है। तो दिस इज द वन एप्लीकेशन ऑफ द वैरेक्टर डायोड। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 49 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि वाई एफईटी इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जब हमने डिफरेंस पढ़ा था किसमें, बीजेटी में, जेएफईटी में या बीजेटी में, एफईटी में, तो हम बात कर रहे थे कि बीजेटी जो होती है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, और उसी के कंपैरिजन में हम बताते थे कि जेएफईटी या एफईटी जो है वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो ये ही यहाँ पर पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है, इसको आप बताइए कि क्यों एफईटी जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो जनरली एक्चुअल में होता क्या है, जेएफईटी या फिर एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट करंट है वो कंट्रोल होती है जो अप्लाई हम कर रहे हैं फील्ड, या जो हम वोल्टेज वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी वजह से। इनपुट पर जो हमने वोल्टेज दिया उसके कंपैरिजन में या उसके अकॉर्डिंग आउटपुट पर वोल्टेज, उस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट कंट्रोल होती है। तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि आउटपुट ऑफ एफईटी कंट्रोल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द इनपुट वोल्टेज, तो इसलिए हम इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोल देते हैं। सिंपल इज दैट। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बिकॉज its output current is controlled by an electric field created by the input voltage। मतलब इनपुट वोल्टेज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जा रहा है उसकी वजह से आउटपुट करंट कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए आप इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलेंगे। द गेट वोल्टेज मॉडिफाइज द channel conductivity, thus controlling the current flow between the source and drain without requiring significant input current। मतलब जो गेट वोल्टेज मॉडिफाई हो रही है चैनल की कंडक्टिविटी, दस जो कंट्रोल है फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन, वो विदाउट रिक्वायर एनी सिग्निफिकेंट इनपुट वहां पर कंट्रोल हो जाता है। तो दैट मीन्स सो दैट वी कॉल्ड द जेएफईटी या एफईटी एज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, आई होप जो अर्धशतक क्वेश्चन यानी कि 50वां जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा और आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में भी आ रही होंगी। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स आपका रिकॉल भी होता जा रहा होगा जैसे जैसे आप अलग अलग इस श्रृंखला के पार्ट देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि राइट डाउन द
करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी कि आई होप कि ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा कि आइडियल करेक्टरिस्टिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या है, जो 4 हमको लिखनी है। एक तो इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है, जीरो आउटपुट इम्पिडेंस होता है। तो ये 4 करेक्टरिस्टिक आप आइडियल ऑप एम्प की याद कर लीजिए। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस, इनफाइनाइट बैंडविड्थ और जीरो आउटपुट इम्पिडेंस होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि डिफाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर द एएम वेव। एएम वेव के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन कीजिए, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरीज में स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको लगभग तीसरी या चौथी बार देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर मैं डिफाइन करूँ तो m इक्वल्स टू होता है AM अपॉन AC, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल विद रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन बताऊं यहाँ पर, तो द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। वही रेशो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 52 में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पर्दा हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द करंट गेन इन CB एंड CE कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। CB क्या है, कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर की, और CE क्या है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर की। तो इसमें यहाँ पर जो गेन होते हैं कॉमन मोड में और कॉमन एमिटर में, उसके बीच में यहाँ पर रिलेशन पूछा गया है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या पूछा है। इससे पहले ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ लिया गया है, हमने इस सीरीज में कवर भी किया है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और था। दैट मीन्स वहाँ पर अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से घुमा दी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपको पता है कि कॉमन बेस में करंट गेन क्या होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन क्या होता है, तो तब आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा में इनडायरेक्टली यहाँ से रिलेशन पूछा गया है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, वी नो दैट कि IE जो होता है एमिटर करंट, वो इक्वल टू होता है कंट्रोल करंट और बेस करंट के सम के। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू होता है आपका IC अपॉन IE, और बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IB। ठीक है, तो यहाँ पर हमें IC रेशो में लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को IC से डिवाइड कर देते हैं। तो इट बिकम IE अपॉन IC इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा IB अपॉन IC। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर IE अपॉन IC की जगह वैल्यू पुट करूँ, चूंकि ये उल्टा है तो इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल में रखेंगे, 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस सेम एज इट इज IC अपॉन IB होता है बीटा, तो ये इट बिकम्स 1 अपॉन बीटा। ठीक, यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ बच्चों कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, तो अगर मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू लिखूँ तो बीटा की वैल्यू होगी अल्फा अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, दैट्स द बीटा। ठीक है, तो आई होप अगर बीटा की फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो बीटा की फॉर्म में ये हो जाएगा, और अगर आप अल्फा इक्वल्स टू लिखना चाहते हैं तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी आप लिख सकते हैं, कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन आप कोई सा भी टाइप का रिलेशन आप अल्फा और बीटा में दिखा सकते हैं। यही यहाँ पर पूछा गया था। इससे पहले क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लेता था कि अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन बताइए, यहाँ पर घुमा दिया क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगर आप दोनों सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्टिंग से, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स की सीरीज दोनों स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं, तो गारंटी के साथ कहता हूँ ना तो आप न्यूमेरिकल में मार्क खाएंगे, ना 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन सेक्शन ए में आएंगे वहाँ पर आपको कोई समस्या होगी।
वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की ये श्रृंखला स्टार्टिंग से देखते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल्स की भी 2 वीडियो वन शूट में अवेलेबल हैं, वो दोनों वीडियो देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी यूनिट का कोई भी न्यूमेरिकल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग भी आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ईमानदारी से अपने लिए ये 20 से 25 दिन निकालने हैं जिसमें आपको ईमानदारी से पढ़ना है। गारंटी है आप पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो बस आप ईमानदारी से लगे रहें। क्वेश्चन नंबर 55 अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि वाई वैरेक्टर डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेरी कैप। एक्सप्लेन यहाँ पर करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर मिस हो गया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं कि कंपेयर बिटवीन द एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। ये क्वेश्चन भी कई बार हम कवर अप कर चुके हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन के बीच में कंपैरिजन। तो अगर मैं बात बताऊं, 2-3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लिखकर आने हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन आपका लोअर डोपिंग पर होता है, जीनर ब्रेकडाउन हायर डोपिंग की वजह से होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज के कारण होता है, जीनर ब्रेकडाउन लो वोल्टेज के कारण होता है। ठीक है, और जो एवलांचा ब्रेकडाउन होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, और जो आपका जीनर ब्रेकडाउन होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन हाई डोपिंग है ना, ये होता है लो डोपिंग। ठीक है, और जब ये आपका लो डोपिंग है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हाई वोल्टेज के कारण होगा, ब्रेकडाउन यहाँ पर लो वोल्टेज के कारण होगा। इस तरीके से आप रिलेट करके यहाँ पर कंपैरिजन याद कर सकते हैं। तो अब एवलांचे ब्रेकडाउन की बात करें, अकर एट द हायर वोल्टेज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ आयोनाइजेशन और टेम्परेचर पॉजिटिव कोफिशिएंट रहता है। वहीं पर आगे अगर हम बात करें जीनर ब्रेकडाउन की, तो जीनर ब्रेकडाउन लोअर वोल्टेज पर अकर होता है ड्यू टू क्वांटम टनलिंग इफेक्ट रहता है, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो निगेटिव रहता है, यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट जीनर ब्रेकडाउन का होता है। और एक पॉइंट और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इसमें डोपिंग जो होती है वो लो लेवल की होती है, यहाँ पर जो डोपिंग होती है वो हाई लेवल की डोपिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका कंपैरिजन हो जाता है बिटवीन द एवलांचा ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, और दोनों जो होते हैं उनमें आपका रिवर्स जो करंट होती है, रिवर्स वाइसिंग जो करंट होती है, क्योंकि ये दोनों ब्रेकडाउन आपको डायोड जब आप रिवर्स वाइसिंग में कनेक्ट करते हैं तभी देखने को मिलते हैं। तो इस सिचुएशन में आपकी जो करंट है वो रिवर्स वाइस करंट बहुत तेजी से फ्लो होता है, जिस वजह से आपका जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पर बोथ कॉजेज रिवर्स करंट टू इंक्रीज द रैपिडली इन द सेमीकंडक्टर, जिससे कि जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 54 था। 55 हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, जो अभी पीछे आ गया था 54 को मिस हमने वहाँ पर कर दिया था। तो कोई बात नहीं है कि वाई वैरेक्टर डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड द वेरी कैप, एक्सप्लेन। तो अभी हमने वैरेक्टर डायोड के बारे में पूछा, इससे पहले क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन पहले हमने अभी डिस्कशन किया है ना। तो वैरेक्टर डायोड वो डायोड होता है जब हम उसको रिवर्स वाइसिंग में कनेक्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटर जो होता है वो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज जो भी आपने अप्लाई की है। तो इसी को नाम दे दिया वेरी कैप, मतलब वेरिएबल कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसी वजह से हम इसको वैरेक्टर डायोड को वेरी कैप डायोड बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं किस तरीके से कि वैरेक्टर डायोड जो है वो वेरिएबल कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसी वजह से आप इसको वेरी कैप बोलते हैं। तो किस तरीके से आप लिखेंगे, वैरेक्टर डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड द वेरी कैप बिकॉज इट्स फंक्शन एज ए वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। इसका जो फंक्शन है वो वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर का है, और वेरी कैप इज ए पोर्टामेट्री, यानी कि एक इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया गया। अगर हम इसको ओपन करें तो वेरिएबल कैपेसिटेंस हम इसको नाम देंगे, है ना। और द डायोड रिवर्स बायस जंक्शन कैपेसिटेंस चेंजेस विद अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, और अलाउइंग इट टू एक्ट एज ए ट्यूनेबल कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मतलब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज ए ट्यूनेबल कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह आप इस तरीके से यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर सकते हैं कि वेरी कैप इज स्टैंड, या फिर हाँ
स्टैंड करके यहाँ पर लिख देंगे स्टैंड ऑफ या शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यहाँ पर ये लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ, किसकी है, वेरिएबल कैपेसिटेंस की शॉर्ट फॉर्म है वेरी कैप। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 भी हो जाता है कि हम वैरेक्टर डायोड को वेरी कैप क्यों बोलते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 55 भी आप समझ गए होंगे। वैरेक्टर डायोड से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और अगर आप सिंबल यहाँ पर वैरेक्टर डायोड का बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर को शो करता है जो कि वैरेक्टर डायोड का सर्किट सिंबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड कह रही है आपको टाटा बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट स्लाइड का कहने का मतलब ये है कि आपका बहुत बहुत आभार कि आपने पूरी वीडियो देखी। बस अब आप एक काम और करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। जो टारगेट हमने शुरुआत में इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले सोचा था, क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है, क्या उस टारगेट को हम अचीव कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन गलत है या समझ नहीं आया है, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है, क्योंकि ये समय है कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करा सकें, और जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो उन्हें ये ना लगे कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, और अगर आप किसी भी तरीके की एजुकेशनल हेल्प चाहते हैं तो 8273708952 पर बात करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टडी प्लान बनाने में या फिर याद करने में या फिर समझने में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सएप, थ्रू द टेक्स्ट मैसेज, थ्रू द कॉल। आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। बस आप वीडियो को इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग कर भी रहे हैं, इसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आप हमारी हेल्प करते रहिए, हम आपके लिए हमेशा और बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब इस श्रृंखला के नेक्स्ट पार्ट में। आई होप वो लास्ट पार्ट इस श्रृंखला का हो, जो हमने पिछले 7 से 8 क्वेश्चन पेपर को टारगेट करके यहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट की थी। तो आई थिंक वो लास्ट सीरीज इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं उस पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।